हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित 8 और 9 जुलाई की महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों में है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का किया अनावरण। उत्तर प्रदेश में किया गया आम महोत्सव 2022 का आयोजन। स्मृति ईरानी बनी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। सिंधिया को मिला इस्पात मंत्रालय। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीटी उषा समेत 4 लोगों को राज्यसभा के लिए किया गया मनोनीत। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत जी 20वें कांत G20 के नए शेरपा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की घोषणा। गांधीवादी पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव 2022 का किया गया आयोजन। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का गोली लगने के बाद हुआ निधन। आर दिनेश बने भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। डेरेचो तूफान के चलते हरा हो गया अमेरिका का आसमान। त्रिपुरा में सप्ताह भर चलने वाला खारची महोत्सव हुआ शुरू। 7 जुलाई को मनाया गया पहला विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। गीता गोपीनाथ IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी। 13वीं बार बढ़ा जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल। विंबलडन ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब महिला खिलाड़ी बनी ओसन जबूर। और आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पर मुस्कान को लेके आएगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। रुक जाते हो 4 दिन में ही थक जाते हो। मेहनत करते रहो क्योंकि फसल लगने में, बीज को फसल बनने में अधिक वक्त लगता है। तो इसके साथ ही आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण अमित शाह ने किया। इनका अनावरण श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया है। और ये स्वामी रामानुजाचार्य जो थे वो भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इनके शिष्य का नाम रामानंद था और ये वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर कार्य करते थे। ये स्टैचू ऑफ पीस पहले पाली राजस्थान में स्थापित हुआ था, अब जाके इनका अनावरण श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण 5 फरवरी को मोदी द्वारा किया गया। ये संत रामानुजाचार्य की, ये हैं स्वामी रामानुजाचार्य, और जो मोदी जी ने जिनका अनावरण किया था वो
स्टैचू ऑफ इक्वलिटी थी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो संत रामानुजाचार्य की थी, जिसे हैदराबाद में उद्घाटन किया गया, जिसका इसकी लंबाई 216 फीट थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात कर लेते हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग के लिए किस आयोग का गठन किया गया? जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न है, इसका जैसे 7 जुलाई को इसका अनावरण किया गया अमित शाह जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? आम महोत्सव की बात कर लेते हैं तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में बात करें तो योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। लखनऊ में ही आम महोत्सव का उद्घाटन किया गया। लखनऊ का ही आम है एक, जिसे कहते हैं नवाब ब्रांड। लखनऊ के आम को नवाब ब्रांड के नाम से प्रसिद्ध है। नवाब ब्रांड लखनऊ का आम जो है उत्तर प्रदेश का आम विश्व का 65% आम जो है वह भारत से जाता है विश्व भर में। जल प्रबंधन पुरस्कार के बारे में बात करें तो जल प्रबंधन पुरस्कार में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2022 को किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? 6 जुलाई को किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसके पहले मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनके स्थान पर स्मृति ईरानी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्मृति ईरानी क्या है? स्मृति ईरानी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं। इस्पात मंत्रालय आरपी सिंह को दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्रालय से संबंधित हैं। आरपी सिंह को इस्पात मंत्रालय दिया गया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद हैं। एमएसएमई मंत्री नारायण राणे हैं। ये हैं स्मृति ईरानी ये हैं, और ये हैं आरपी सिंह, जिन्हें इस्पात मंत्रालय दिया गया है और इनको क्या कहते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, 6 से 7 जुलाई 2022 को भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पहले तो नई दिल्ली में किया गया है, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसमें यह 6 से 7 जुलाई को किया गया है। यह पहली बार आयोजित किया गया है। परसोत्तम रूपाला जो है पशुपालन मंत्री की बात की जाए तो परसोत्तम रूपाला जी पशुपालन मंत्री हैं, और ये पोषण सुरक्षा प्लस ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली में जाएगी। यह घोषणा 1911 में हुई थी, लेकिन स्थानांतरण इसका 1912 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। कौन एक इसमें से शामिल नहीं है? तो इसमें पीटी उषा शामिल हैं, इलैया राजा शामिल हैं, वीरेंद्र हेगड़े शामिल हैं, और एक लोग और हैं वी विजेंद्र प्रसाद
विजयेंद्र प्रसाद ये शामिल हैं। इसमें शामिल सुरेश खदाव नहीं हैं। तो इनमें देख लेते हैं आगे। जैसे पीयूषा जो एथलीट हैं, ये पीयूषा एथलीट हैं। इलैयाराजा संगीतकार हैं। वी विजयेंद्र प्रसाद स्क्रिप्ट राइटर हैं और वीरेंद्र हेगड़े समाज सेवी हैं। इन 4 लोगों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोनीत किया है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में MP और MLA दोनों भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में MP और निर्वाचित या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं वो 12 सदस्य को मनोनीत करता है। जैसे 12 सदस्य कहाँ से मनोनीत करेगा, तो विज्ञान क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, समाज सेवा क्षेत्र से। इससे रामनाथ कोविंद मनोनीत करते हैं, जिसमें 4 लोगों को मनोनीत किए हैं। PT उषा, इलैयाराजा, वी विजेंद्र प्रसाद और वीरेंद्र हेगड़े। इन 4 लोगों को मनोनीत किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, G20 के लिए भारत का नए शेरपा कौन होंगे। तो G20 की बात करें, G20 में भारत के नए शेरपा, पहले G20 में कितने देश हैं, तो G20 में कुल 19 देश हैं और 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहीं पर भी नहीं है। और ये 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन होगा। 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर में आयोजन होगा। इसके पहले नए शेरपा की बात करें तो ये नए शेरपा अमिताभ कांत नए शेरपा हैं। और यूरोपियन यूनियन की बात करें, यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अमिताभ कांत जो हैं ये नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। इनके स्थान पर एक और आए हैं। इनके स्थान पर जैसे बात करें परमेश्वरन अय्यर जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के CEO नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अगला प्रश्न है, यह है अमिताभ कांत जो G20 के नए शेरपा घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की बात करें, इसका उद्घाटन वाराणसी से किया गया है। इसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लिए हैं। इसका उद्घाटन 7 जुलाई 2022 को किया गया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की बात करें तो ये NEP 2022 पर कार्य करता है। यह NEP 2022 पर कार्य करता है। अब CUET की बात करें तो ये UGC से संबंधित है, उच्चतर शिक्षा से संबंधित है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित है। इसके CEO जगदीश कुमार हैं। NEP की बात करें तो NEP कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर इसका गठन किया गया। पहले नई शिक्षा में 1986 शिक्षा नीति जो थी उसमें 10+2 की मान्यता थी। जैसे उसमें उसका डायग्राम 10+2 का था। वर्तमान में यह 5+3+3+4 का हो गया है। तो इसमें ये ढांचा 5+3+4 हो गया है। 1986 के बाद 2020 में आया। यह 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। शिक्षा किस सूची का विषय है तो बात कर लेते हैं। शिक्षा राज्य सूची का विषय है। बात करें कि शिक्षा किस सूची का विषय है तो शिक्षा राज्य सूची का विषय है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा और अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है, ये देखिए कुछ तस्वीर लगी हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 7 से 9 जुलाई 2022। ये
अगला प्रश्न है, वाराणसी से स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पहले तो ये लोक प्रशासन से संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, ये राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये पहले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहले नामित किए गए थे। 1962 में इनको भारत रत्न मिला है, इनको भारत रत्न मिला है 1962 में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 लोगों को दिया जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार वर्तमान में प्रधानमंत्री को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्था के रूप में गुजरात को दिया गया है और व्यक्तिगत रूप में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो गांधीवादी विचारक स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन पहले तो ये केरल से संबंधित हैं। अब केरल से संबंधित इनका निधन हो गया है और कितने साल में इनका निधन हुआ है? ये गोपीनाथ जो थे ये 100 साल में इनका निधन हुआ है, 100 वर्ष की उम्र में। ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसमें भी ये भाग लिए थे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे से संबंधित है। गोपीनाथ को ही पद्मश्री मिला था, पद्मश्री से सम्मानित हैं गोपीनाथ जी। अगला प्रश्न है, ये गीता गोपीनाथ हैं, ये वाले जो हैं इनको पद्मश्री ये दिया जा रहा है, दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे जाने की घोषणा की है? अब अभी हाल ही में चर्चा में थे ऋषि सुनक जो वित्त मंत्री थे, इन वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिए हैं। अब हाल ही में अब बात आ रही है कि बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, वो भी इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये बोरिस जॉनसन जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। इजराइल के पीएम की बात करें तो इजराइल के पीएम यार लैपिड हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम की बात करें तो ये एंथोनी एल्बनीज हैं। हसन शेख सोमालिया के राष्ट्रपति हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो हैं वर्तमान के। शिंजो अबे जापान के प्रधानमंत्री हैं, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, अंतिम प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बोरिस जॉनसन के बाद देख लेते हैं। ये बोरिस जॉनसन ये अपने पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, घोषणा कर दी है, अब जल्द ही इस्तीफा दे देंगे। अगला प्रश्न है, मोटिवेशनल कोट एक और है, जैसे हालात चाहे जैसे भी हों धड़कनों में नशा जीतने का होना चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हों धड़कनों में जीतने का नशा होना चाहिए। इसके साथ अगला प्रश्न है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, वीडियो में कमेंट कर दिया करिए वीडियो कैसी लग रही है आपको, और शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करवाने के लिए हम कहते नहीं हैं पर्सनली, सबसे आपका ये धर्म बनता है कि अगर आपको मैटर मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप सब्सक्राइब करवाएंगे या लाइक होगा, व्यू होगा, तो हमारा भी मोटिवेशन इसी तरीके से बढ़ेगा। तो जो भी हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं अपने प्रश्नों पे। हम अपना कार्य जारी रखेंगे, आपका जो करना है करिए। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मानगढ़ पहाड़ी की बात करें तो मानगढ़ पहाड़ी ये राजस्थान में स्थित है। मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान में स्थित है। मानगढ़ में ही भील समुदाय के लोग रहते हैं। भील समुदाय के लोग रहते हैं। भारत की सबसे बड़ी अगर जनजाति समुदाय आदिवासी समुदाय की बात की जाए तो भील ही है। भील समुदाय मानगढ़ पहाड़ी पर रहते हैं। ये एक अंग्रेज़ों के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए थे, शांतिपूर्वक विरोध किए थे। 17 नवंबर 1913 को
इन्हें गोली मार दी गई थी। आदिवासियों का जलियांवाला बाग 13 अगस्त 1919 को हुआ था। राष्ट्रीय साहित्य का महत्व स्मारक मानगढ़ पहाड़ी में ही स्थित है। ये मानगढ़ पहाड़ी जो है बांसवाड़ा जिला राजस्थान में है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है, बांसवाड़ा जिला में है। सौर ऊर्जा क्षमता में बात करें तो राजस्थान भारत का पहले स्थान पर है। भारत का पहला हाइब्रिड और सौर पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर राजस्थान में है। चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है। स्वास्थ्य से संबंधित राजस्थान ने शुरू की है, जिसमें 10 लाख रुपए की धनराशि 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। ये मानगढ़ पहाड़ी, इसमें क्या है कि राज्य स्थित, मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो इसमें राजस्थान में है। अगला प्रश्न है 8 जुलाई 2022 को कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हरियाली महोत्सव, इसमें पर्यावरण मंत्री, वर्तमान में पर्यावरण मंत्री की बात करें तो वर्तमान में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, डॉक्टर भूपेंद्र यादव। और अब बात करें ये क्यों मनाया गया है। नई दिल्ली के तालक टोरा स्टेडियम में मनाया गया। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ जो है बहुत चर्चित है। इसके उपलक्ष्य में यह हरियाली महोत्सव मनाया गया। पर्यावरण दिवस की बात करें तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और यह सबसे पहला पर्यावरण दिवस 1974 को मनाया गया। इसकी थीम 2022 की थीम क्या है, ओनली वन अर्थ। इसकी 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। दिल्ली के नए राज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है किस देश को वर्ष 2022-26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए भारत को चुना गया है। इसमें बात करें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। ये अंतर सरकारी समिति 2003 के कन्वेंशन पर आधारित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और बात करें 2006 से 2010 तक भारत था शीर्ष में। 2014 से 18 तक इसमें भी भारत था अंतर सरकारी समिति में। 2022 से 26 तक भी भारत था। भारत में कुल 14 अमूर्त धरोहर हैं। अमूर्त धरोहर की बात करें तो भारत में कुल 14 अमूर्त धरोहर हैं। नवीन में दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुरा। 40 विश्व धरोहर हैं। विश्व धरोहर में 40 हैं। 40वां धौलावीरा है जो गुजरात में स्थित है। और बात करें 39वां तो रामप्पा मंदिर तेलंगाना में स्थित है। इसको 39वीं विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कलवेलिया नृत्य अमूर्त धरोहर में शामिल है। मिश्र धरोहर में कंचनजंगा सिक्किम का है, इसे मिश्र धरोहर में शामिल किया गया है। अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया है। शिंजो अबे का निधन हो गया है। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया। ये 2007 से क्वाड सम्मेलन में शामिल हुए थे। शिंजो अबे जो हैं ये भारत को बुलेट ट्रेन देने वाले, भारत में बुलेट ट्रेन लाने वाले शिंजो अबे हैं। 2006 से 2007 में ये प्रधानमंत्री थे जापान के। 2012 से 2020 में भी प्रधानमंत्री थे। सबसे लंबा कार्यकाल शिंजो अबे का ही था। इनको नेताजी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनके एक दोस्त थे इनके दोस्त नारा थे। इन्होंने इनको गोली मार दी। इनसे इनका निधन हो गया है हाल ही में।
इनका इनके दोस्त क्या नाम था, सायरो नारा, इनके दोस्त थे, इन साथ ही रहते थे और इनको गोली मार दी, जिनकी हाल ही में हत्या हो गई। भारत से जापान की बहुत गहरी दोस्ती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिंजो अबे की। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, और हाल ही अब प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट पर इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी है। अगले प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष पद के लिए किसे नामित किया गया है? अध्यक्ष पद के लिए ये आर दिनेश कुमार को नामित किया गया है। आर दिनेश कुमार को नामित किया गया है। इन्हें 2022-23 के लिए नामित किया गया है। CII की स्थापना बात करें तो CII की स्थापना 1895 में की गई थी। CII यह सरकारी आयोग पर आधारित है। इसके अध्यक्ष आर दिनेश कुमार हैं। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो माधवीपुरी बुच। सेबी का अधिनियम 1992 का। FATF के नए अध्यक्ष बात करें तो FATF के नए अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। यह है आर दिनेश कुमार, इन्हें नामित किया गया है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा डेरेचो क्या है? डेरेचो हाल ही में चर्चा में रहा। पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये एक तूफान है जो USA में आया है। कहाँ आया है? तो ये USA में आया है। इसको नाम देने वाले स्पेन है। स्पेन ने इसको नाम दिया है सीधा ला डेरेचो। ला डेरेचो का मतलब है कि सबसे लंबे समय तक सीधा चलने वाला ये तूफान है। इसमें आकाश नीला से हरा तथा सूर्य लाल से पीले रंग का होता है। आकाश वर्तमान में अमेरिका का आसमान नीला हो गया था। असनी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को बिली कहते हैं। देखिए, जैसे आसमान नीला और पीला दोनों हो गया, ये नीला और पीला। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 2022 को किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया गया? खारची महोत्सव 7 दिन चलेगा। पहले तो ये त्रिपुरा में मनाया गया है और खारची पृथ्वी से संबंधित है। इसमें 14 देवी देवताओं की पूजा की बात हुई है। 14 देवी देवता की पूजा की गई। यह है खारची महोत्सव जो त्रिपुरा में शुरू किया गया है। त्रिपुरा में ही एक और फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे केरल में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। त्रिपुरा के नए CM डॉक्टर मानिक शाह हैं। 26वीं अनुसूची में 4 राज्यों की बात की गई है, जैसे AMTM, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों को जोड़ा गया था। त्रिपुरा की भाषा बात करें तो त्रिपुरा की भाषा है काकबरोक, त्रिपुरा की भाषा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये बात करें तो किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को पहली बार मनाया गया। अफ्रीका महाद्वीप में 200 मिलियन लोग रहते हैं जिन्होंने इस महोत्सव में भाग लिया। इसकी थीम किस्वाहिली भाषा शांति और समृद्धि के लिए है। वीर बाल दिवस की बात करें तो वीर बाल दिवस 26 तारीख को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। स्टार्टअप डे की बात करें तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप का बड़ा रूप यूनिकॉर्न कहलाता है। अगला प्रश्न है, ये 7 जुलाई से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की
पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसमें पहली महिला में गीता गोपीनाथ बनी है। मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री पहले कौन थे? रघुराम राजन जी थे, आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। दूसरे गीता गोपीनाथ जो नामित किए गए हैं पहली बार। मुख्य अर्थशास्त्री उप प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। आईएमएफ का नवीनतम देश एंडोरा 190वां है। अगला बात करें, अगला प्रश्न, सॉरी आज इतने ही प्रश्न लग पाए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसका प्रश्न अगला था, हम अगले प्रश्न को हम बता देते हैं। अगला प्रश्न कौन सा था? तो अगला प्रश्न था, इसमें अंतिम प्रश्न था, जैसे न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ओबीसी से संबंधित है। इनका कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ये उपवर्गीय से संबंधित है, जिसे ओबीसी मंडल आयोग से संबंधित है, जिसमें 27% आरक्षण है। इंदिरा साहनी केस 1992 में आरक्षण को 50% से कम करना था। ओबीसी का एक्ट बात करें तो ओबीसी 340वां एक्ट था। एससी की बात करें, एससी 338 था। एससी की बात करें तो एससी में 338 में बात की गई है एससी में। और एसटी की बात करें तो एसटी में 338 ए में बात की गई है। और ईडब्ल्यूएस में 10% सीटों का आरक्षण 102वें संविधान संशोधन के द्वारा बताया गया है, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 10% आरक्षण की बात की गई है। और एसटी में 89वां संविधान संशोधन जो 2003 में बात किया गया है, इसमें एसटी आयोग के बारे में बात किया गया, जिसे शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। सरकारिया आयोग इसमें और देख लेते हैं। सरकारिया आयोग राज्य से संबंधित है, केंद्र और राज्य से संबंधित है। ओबीसी का बात करें तो ओबीसी में जो होता है, ओबीसी के लिए 102वां संविधान संशोधन हुआ था। और इसमें अनुच्छेद 338 बी में ओबीसी के बारे में बात कही गई है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। अपने मित्रों से कह के सब्सक्राइब करवाइए। जितना आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ही हम अच्छे कंटेंट लाएंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, अच्छे मैटर आपको देंगे। मैटर आपको अगर PDF इसका प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल SK ज्ञान कुंवर के नाम से है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी और अधिक वीडियो मिलेंगी, PDF भी मिलेगा। इससे संबंधित जो इमेज हम लाते हैं, जैसे जानकारियाँ लाते हैं, इसकी भी हम स्क्रीनशॉट उस चैनल पर, SK ज्ञान के चैनल पर हम अपलोड कर देते हैं, तो वहाँ से भी आपको प्राप्त हो जाएगी।